नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की हेडलाइंस। आरटीआई के दायरे में आने पर गंभीर नहीं राजनीतिक दल, दूसरे समन पर भी नहीं पहुंचा कोई प्रतिनिधि। सीआईसी ने सुनवाई कर फैसला रखा सुरक्षित। कोल कामगारों की हड़ताल के दूसरे दिन भी ठप रहा उत्पादन। ईंधन की कमी से जूझ रहे बिजली संयंत्रों में गहरा संकट। ऊर्जा मंत्री के साथ मजदूर संगठनों की बैठक। राज्यों को आर्थिक मदद में राजनीतिक दूरियां बाधा नहीं। वित्त मंत्री ने ग्लोबल बिजनेस समिट में पश्चिम बंगाल को दिलाया भरोसा। निवेश बढ़ाने पर ममता बनर्जी का जोर। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को बताया किसान विरोधी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस हमले को बताया आतंकी हमला। ओलांद ने बुलाई आपात बैठक। पत्रिका दफ्तर में गोलीबारी में 12 की मौत। और अब देखते हैं पहली खबर। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुनवाई पर आज भी किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने चिट्ठी भेजकर अपना पक्ष रखा। दिल्ली में 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद सीआईसी की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल जून 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने 6 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, बीएसपी को आरटीआई के दायरे में माना था, लेकिन तब से इस फैसले पर राष्ट्रीय दलों का रवैया ढुलमुल ही है। 18 महीने बाद भी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और बीएसपी ने फैसले को लागू नहीं किया है और न ही सुनवाई में अपना कोई प्रतिनिधि भेजा है। इन दलों ने ना तो आदेश को चुनौती ही दी और न ही इसके खिलाफ बड़ी अदालत में अपील की। नवंबर में ही आयोग की पूर्ण पीठ की सुनवाई में राष्ट्रीय दलों ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था। याचिकाकर्ताओं की मांग यह है कि राष्ट्रीय दलों को मिली सस्ती जमीन वापस ली जाए, साथ ही आयकर में मिल रही छूट भी खत्म की जाए। जो देश का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार चलाती हैं, उन पार्टी को किस प्रकार से अपवाद या एग्जम्पशन मिले। यदि पॉलिटिकल पार्टी इस टाइप का रिजिड स्टैंड लेगी, नेगेटिव स्टैंड लेगी, तो अल्टीमेटली आज हो 6 महीने, साल भर में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट इन पार्टियों को बाध्य करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो जरूर दें। और देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये बड़ी अदालत में अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई खास गौर भी नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सीआईसी की पावर है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसको ही नज़रअंदाज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए? बिल्कुल। देखिए, सीआईसी का जो वर्डिक्ट है 3 जून 2013 का, ये अपने आप में इतना पावरफुल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इसे कोर्ट में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई। मैटर जब पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गया, जब ये लेजिस्लेशन अमेंड करना चाहते थे, तो उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर वाहनवती, उनकी ओपिनियन अखबारों में जैसा कि आया है, उसमें ये कहा गया कि ये लेजिस्लेशन अमेंड नहीं करो, नहीं तो ये कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। और जब भारत के महान्यायवादी की ये राय थी, तो इसका मतलब ये फैसला अपने आप में बहुत मजबूत है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने संसद में ये कानून पास किया और उसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, आज इन्होंने उस आयोग का ही सम्मान नहीं कर रहे। ये तो एक तरीके से संसद का भी सम्मान नहीं है कि उसी संसद ने जो कानून बना के आयोग बनाया उसको, उसके फैसले का सम्मान नहीं है। लेकिन ये बताइए कि सीआईसी का रवैया आपको नहीं लगता कि वो खुद एक ढीलापन एक तरह का नजर आ रहा है? सीआईसी के पास आखिर ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये नजरअंदाज किया जा रहा है, उसकी पूरे अस्तित्व को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, तो क्या कर सकता है सीआईसी? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सीआईसी का रवैया इस मामले में बिल्कुल ढुलमुलपूर और ढीला ढाला रहा है, पर आज की सुनवाई में जिस तरीके का मूड कमिश्नर्स का था, उससे मेरे को कुछ आशाबंदी है कि अब ये तारीख पे तारीख वाली जो हिंदी फिल्म की कहानी है, वो अब दोहराई नहीं जाएगी। नहीं तो 19 महीने तक किसी अपने फैसले पे वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है कि उसका पालन हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार का रवैया आप किस तरह से मानते हैं? क्या सरकार वाकई इसे इतना अहम नहीं मानती कि इतने दिनों से जो है बिल्कुल हेडलेस एक तरह से देखा जाए, कोई सीआईसी बनाया नहीं, कोई कमिश्नर नहीं बनाया है चीफ? हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है। क्यों? मैं इसमें लगातार ये लिख रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट से पहले हो जाता है, पुराने कमिश्नर के रिटायरमेंट से पहले, उसी तरीके से
जो यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनका पुराने कमिश्नर्स के रिटायरमेंट से पहले ही अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। और जो इस समय कई बार बहुत कम रह जाते हैं, इस समय 7 हैं, टोटल स्ट्रेंथ 10 और 1 11 की है। तो ये हमेशा, क्योंकि इतने मामले लंबित हैं कि पूरे 125 करोड़ की आबादी को ये देखता है कमीशन, तो इसमें इसे हर समय फुल स्ट्रेंथ पे 11 की पे काम करना चाहिए। और अग्रवाल जी, खासकर जबकि आप तो खुद जाहिर एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं कि कितना बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए साबित हुआ है सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है। पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग की है, पत्रकारों ने, तो कई भारत में जो बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल पाई, उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन ने जो है बहुत कुछ बदला है। लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज का इसको गंभीरता से नहीं लेना, आम जनता में किस तरह का संदेश जाएगा? संदेश यही जाता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में बैठ के, वही जब लॉ अबाइडिंग नहीं है, तो वो सिटीजन से लॉ अबाइडिंग रहने की कैसे उम्मीद करेंगे? ये तो लॉलेसनेस की तरफ उनका एक स्टेप है। लेकिन इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में कि क्यों नहीं जो है वो सीआईसी के अंडर आना चाहिए, क्यों नहीं आरटीआई के अंडर आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का? देखिए, ये आर्गुमेंट्स जो हैं, उन्होंने जब सीआईसी का वर्डिक्ट ये हुआ था, उससे पहले उन्हें पूरा मौका मिला और उन्होंने उन आर्गुमेंट्स को अपने जितने आर्गुमेंट्स से सारे दिए। और आज वो जब कंप्लायंस का मामला आता है तो वो सारे के सारे 6 राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। मैंने ये देखा है, राजनीतिक दलों का जब अपना निहित स्वार्थ होता है तो वो आपस में एक हो जाते हैं। और जैसे वेतन भत्ते बढ़ाने की बात है, जो है वो दोस्त बन जाते हैं बस। लेकिन इसमें जो 2-3 आर्गुमेंट्स हैं, वो एक तो ये है इसमें कि जो इंटरनल फंक्शनिंग है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से काम कर रही है, उसकी जो अपनी अंदरूनी, बहुत बहस हो चुकी है, मैं फिर उसका जवाब दे देता हूं। उनकी अंदरूनी रणनीति है, कहीं ना कहीं वही सब साफ हो जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखा इस वर्डिक्ट के आने के बाद कि आपकी एप्रीहेंशंस बेसलेस हैं, आप कृपया मेरे को समझाने का मौका दीजिए, मैं आके समझाता हूँ, जो आपकी एप्रीहेंशन है खत्म कर देता हूँ। देखिए, आरटीआई एक्ट वही सूचना दिलवा सकता है जो कि रिकॉर्डेड हो। जो इनकी इंटरनल डेलिब्रेशंस हैं वो रिकॉर्डेड नहीं होती। अगर ये ओरल डेलिब्रेशंस रिकॉर्डेड हो तो ही हम मांग सकते हैं। जैसे लोकपाल बिल का डेलिब्रेशंस थी, वो रिकॉर्डेड थी तो हमने मांग ली, पर इनकी इंटरनल डेलिब्रेशंस कभी रिकॉर्ड नहीं होती हैं, इसलिए हम वो मांग ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो एक राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का और एक्सप्रेशन का, कहीं ना कहीं जो संविधान ने आपको दिया है, ये कहीं ना कहीं इस दायरे में आने से ये जो हक है ये भी इससे प्रभावित होता है। मानते हैं आप इस बात को? मैं समझा नहीं। जो राइट टू एसोसिएशन है, यानी कि कुछ जो मेंबर सदस्य हैं वो एसोसिएट होकर एक दल बनाएं, जो राइट टू एसोसिएशन एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक ये भी बात है। नहीं, ऐसा कोई राइट मेरे को समझ में नहीं आता। ये तो मैंने पहली बार आर्गुमेंट सुना। ऐसा तो कोई भी राइट का उल्लंघन नहीं होता। और फिर दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूँ। मैं कहता हूँ उनके जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो सीआईसी के वर्डिक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सवाल तो अब इस समय इस चीज का है कि जिस केंद्रीय सूचना आयोग को इन्होंने संसद में कानून पास करके बनाया, आज उसके आदेश की अवहेलना करके ये अपने आप को जो लॉ ब्रेक करने हैं, जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ ब्रेकर्स बन गए हैं। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? सुभाष अग्रवाल जी, ये बताइए कि आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को डर क्या है? क्या ऐसा है जो बाहर आ जाएगा और सब खुल जाएगा? देखिए, सब कुछ ही खुल जाएगा। आज ये कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन के को अपना हिसाब किताब दे रहे हैं फंडिंग का। सिर्फ 20% फंडिंग जो इनको मिलती है, सिर्फ वो हिसाब किताब जा रहा है, 80% का नहीं जा रहा। स्पेंडिंग का हिसाब वेबसाइट पे नहीं है कि ये इतने हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन, इतने ऊंचे ऊंचे टीवी पे विज्ञापन और अखबारों में विज्ञापन और इतनी मेगा रैलीज, इन पे कितना खर्चा हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप तो वैसे भी जानते हैं। ये खर्चे तो सबके सामने हैं। और बाकी इलेक्शन में किस किस्म के खर्चे होते हैं जो कि बिल्कुल बेनामी होते हैं, अनअकाउंटेड। तो ये सारे के सारे खुल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक बार आपको 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैंने इन्हें पोल रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस भेजे। मैं लगातार आज से नहीं लिख रहा, 30-40 साल पहले से लिख रहा हूँ। और मेरे पास डीओ लेटर्स हैं उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति के और बड़े बड़े लीडर्स के। जो हमारे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे जनाब वजाहत हबीबुल्ला साहब, उन्होंने मेरे सजेशंस को, जबकि वो माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरपर्सन थे उस जमाने में, इन पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा। मैंने एक आरटीआई लगाई। मैंने कहा आपने वो सजेशंस, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समझा होगा उन सजेशंस को। मैंने कहा जी उन सजेशंस पे आपने क्या कार्रवाई करी जो उन्होंने भेजे थे?
इस तरीके के प्रश्न पूछ के पोल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। अभी हाल में 3-4 दिन पहले एक निर्णय आया, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक सिर्फ इस क्रिया से कितनी तरह की प्रतिक्रियाएं और आगे चल के जो विकास हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के किस तरह का सुधार हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के आरटीआई रिस्पॉन्स देखिए, वो कहते हैं जी हम तो 20-30 साल से ना सजेशन पे सजेशन भेज रहे हैं, लेकिन दर्शक शायद ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सस्ती जमीनें उपलब्ध होती है, किस तरह का टैक्स एग्जेम्पशन होता है, इसको जरा समझाइए। क्या देखिए, मैंने यही कहा है कि सीआईसी से मैंने आज यही निवेदन किया है कि एक तो इन्हें आप जब तक कोई सख्त स्टेप इनको नहीं देंगे जिससे कि लोगों को पता लगे कि सीआईसी की भी कुछ पावर्स हैं, वो पावर्स हैं पेनल्टी, फाइन लगाया जा सकता है। दूसरा कंपनसेशन, हम लोगों के डेटरेंट लॉस हैं, मतलब मेंटल एगोनी आज हमारी हेल्थ भी इफेक्ट करती है। जब हियरिंग होती है तो उससे कितनी पहले कई रातों तक हमें तैयारी करनी पड़ती है। मनी पोर्शन तो अलग है, सब चीज़ें हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पलरी कंपनसेशन दे सकते हैं जो कि इनके लिए एक संदेश जाए कि इनको कितना, एक चाहे वो कंपनसेशन टोकन हो, पर एक जनता में संदेश जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके का मॉनेटरी फाइन लगा है, मॉनेटरी कंपनसेशन। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा चैप्टर मैंने जो आज मांगा है, एक सीआईसी को पावर्स है कि रिकमेंडेशन करने का। मैंने कहा देखिए, ये लोग तो अभी भी आप पेनल्टी या कंपनसेशन ऑर्डर कर देंगे या उसका भी कॉम्प्लायंस करें या नहीं करें। मैंने कहा एक अलग ऑर्डर निकालिए जिसमें सेक्शन 25 में आप गवर्नमेंट की डिफरेंट फंक्शनरीज को रिकमेंडेशंस करिए। उसमें ये कि जब ये मानने को ही तैयार नहीं है तो इनको जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि सब्सिडाइज रेट पे लैंड, गवर्नमेंट बंगलों का एलोकेशन, और चाहे वो मार्केट रेंट भी बेकार होता है, मार्केट रेंट नॉमिनल होता है। तीसरा, ये प्राइवेट चैनल्स में तो कई मिनट की डॉक्यूमेंट्री एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं, और आपका रेडियो दूरदर्शन का वो फ्री टाइमिंग बंद होने चाहिए। चलिए सुभाष जी, बिल्कुल फिर समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खास मुद्दों को उठाने के लिए जो दरअसल कहीं ना कहीं राजनीतिक सुधार और फिर समाज सुधार की तरफ इशारा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को विकास के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने राजनीतिक मतभेद के बावजूद राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग से राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने की अपील की। कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास का माहौल बनाकर इसे फिर से औद्योगिक राज्य बनाना होगा। इसके लिए राज्य को कोयला खदानों की नीलामी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों से खासा लाभ होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य अगर विकास करेंगे तो देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। I am here to assure you the central government will strongly stand behind the state government in order to support each one of the rupees and dollars that you invest in the state. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के विकास में राजनीतिक दूरियां आड़े नहीं आएंगी। उन्होंने उद्योग लगाने में आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए सरकार के पास पर्याप्त भूमि है। The land is available, no problem for land. We are not going to acquire the land forcefully, but we have the land bank, land use policy, land map. Whatever was pending with us, we have already cleared. So there is no problem from any industry. पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 1000 से ज्यादा उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 19 देशों से आए प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये सम्मेलन कल तक चलेगा और इसका मकसद राज्य में निवेश आकर्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला कर्मचारियों की 5 दिन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से 75% से ज्यादा कोयला उत्पादन पर असर पड़ा। वहीं कोल इंडिया के 60% यूनिट्स में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताल के खींचने पर देश में बिजली संकट गहराने की आशंका भी है। हड़ताल खत्म करने को लेकर सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बैठकों का दौर जारी है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने खुद मजदूर संगठनों के साथ बातचीत की पहल की है। इससे पहले मंगलवार को कोयला सचिव के साथ हुई बातचीत नाकाम रही थी। मजदूर संगठन कोयला खदानों के पुनर्गठन और निजीकरण के विरोध में मंगलवार से हड़ताल पर हैं। जेडीयू ने केंद्र सरकार पर किसान मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने अध्यादेश के जरिए बड़े फैसले लेने के लिए एनडीए सरकार की तीखी आलोचना की है।
जेडीयू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जरूरी मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करा रही है और बहस की बजाय अध्यादेश का रास्ता अपना रही है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को किसान विरोधी बताया है। लैंड एक्विजिशन के बारे में मेरा ये कहना है कि कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टियों की मीटिंग हुई, बीजेपी इसमें शरीक थी, क्यों नहीं बोला उस समय कि इसमें कोई गड़बड़ है। जेडीयू अध्यक्ष ने कोयला कामगारों की हड़ताल का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है। मैं पूरी तरह से हड़ताल का सपोर्ट इसलिए करता हूं कि देश में बहस होना चाहिए कि कोल इंडस्ट्री जो सबसे मजबूत इंडस्ट्री है, कोई प्राइवेट कोल वाला जो है वो कोई कोल नहीं निकालता। ये आपकी कोल हमारी इंडस्ट्री है जो जिसने पैदावार दुगनी कर दी, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। हालांकि आरजेडी के साथ विलय पर शरद यादव ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों दलों के बीच इस मसले पर बातचीत जारी है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मामले की जांच एसआईटी करेगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी के मुताबिक इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने करीब 1 साल बाद इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या हुई है। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में एक होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी और उस वक्त दवाओं के ओवरडोज को मौत की वजह बताया गया था। इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से करने के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय डीसीपी साउथ। ये इस एसआईटी के हिस्से हैं। ये सब मिलकर इसमें जो भी इसमें मुनासिब तफ्तीश है उसको करेंगे। उधर बेंगलुरु में स्कूली बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आज सुबह वारदात के विरोध में स्कूल के सामने जमा जो पेरेंट्स हैं उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी शिक्षक को सौंपने की मांग की। पुलिस के इनकार के बाद स्कूल पर पथराव भी किया गया, आगजनी भी हुई। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। आरोपी को ले जाते वक्त भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है। The accused person, he is the PT teacher. He has been already arrested, and we'll take action under the provisions of POCSO Act and 376 IPC. Once the situation settles down, then we will take a stock of the thing that even what was the level of compliance by the school authority and whether they are liable for all these things. So they will take action as per the level of compliance. उधर पेरिस में एक पत्रिका के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले में 12 लोग मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारी ने बुधवार सुबह फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्डो के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने अभी हमलावर की पहचान या घटना के कारणों का खुलासा नहीं किया है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और इसे आतंकवादी हमला बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। While details are still unclear, I know that this House and this country stands united with the French people in our opposition to all forms of terrorism, and we stand squarely for free speech and democracy. And these people will never be able to take us off those values. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues and others, and in addition to my duties in this House, I shall have further such meetings later today. चार्ली हेब्डो व्यंग्यात्मक लेखों और कार्टूनों के प्रकाशन के लिए जानी जाती है। ये पत्रिका 2006 में विवादित कार्टूनों के प्रकाशन के बाद चर्चा में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए लखवी की जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी है। लखवी को 26/11 मामले में 18 दिसंबर को आतंक निरोधी अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन लखवी को रिहाई से पहले पाकिस्तान सरकार के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी कि MPO के आदेश के तहत हिरासत में ले लिया गया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश निलंबित कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जुटे हैं। 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आज उद्घाटन हुआ। इस मौके पर विदेश और प्रवासी भारतीय मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी युवाओं से देश के विकास में योगदान की अपील की। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन के साथ ही 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई। इस मौके पर प्रवासी भारतीय मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों से मेक इन इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में निवेश के जरिए भारत के विकास में योगदान की अपील की। My young global Indians, come, connect, celebrate, contribute and become a part of the momentous transformation taking place in the country to build एक भारत श्रेष्ठ भारत। 9 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 58 देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने ब्रिटेन में भारतीयों के योगदान की तारीफ की। Members from the Indian diaspora community have contributed to the highest level across the UK and are incredibly prominent now in Britain and in British society. मई 2012 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 38 हजार प्रवासी भारतीय और 1 करोड़ 18 लाख 72 हजार भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत सरकार इन लोगों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागरिकता से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत पीआईओ कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिडनी टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत अपनी कर ली है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 572 रन के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। कप्तान स्मिथ ने चौथे टेस्ट में भी शतक लगाया। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 112 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके जवाब में भारत ने 1 विकेट से के नुकसान पर 71 रन बनाए। ओपनर मुरली विजय बिना खाते खोले ही पवेलियन लौट गए। लोकेश राहुल 31 और रोहित शर्मा 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और अब कुछ मौसम का हाल। कुछ दिन की राहत के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड फिर बढ़ गई है। शीतलहर चलने की वजह से कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर के करगिल में आज सुबह तापमान -16 डिग्री दर्ज किया गया। उधर अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लद्दाख और कारगिल के तापमान में इस साल की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोगों को ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पंजाब और हरियाणा का हाल भी करीब ऐसा ही है। लुधियाना में बुधवार की सुबह तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि माउंट आबू 4.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आज राजस्थान का सबसे सर्द शहर था। इधर पश्चिम एशिया में बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तरी इजराइल समेत पश्चिमी एशिया के कई देशों में भारी बर्फबारी हुई है। पश्चिम गैलीली की पहाड़ियों में मंगलवार से करीब 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है। इसकी वजह से राजधानी यरूशलेम समेत कई शहरों में स्कूल, कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मध्य पूर्व अमेरिका में मंगलवार को आए बर्फीले तूफान का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। शिकागो समेत कई शहरों में सड़कों पर भारी बर्फ जमी है। शिकागो में मंगलवार को तापमान -20 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन में भी भारी बर्फबारी हुई है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।